हेलो नमस्कार दोस्तों, बाराबंकी टीचर्स अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के चलते जो छात्र बीपीएससी टायर 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बाराबंकी टीचर्स अड्डा जो है ना बहुत ही अच्छी पहल शुरू कर रहा है। इस पहल में हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स को सॉल्व करेंगे और हर एक टॉपिक को और हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ते हुए चलेंगे और बहुत ही स्पीड में चलेंगे ताकि आपके पेपर से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बीपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछता। तो बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो आपका क्लास 5th 6th 7th 8th 9th और 10th की बुक से क्वेश्चन पूछता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछता है वो क्लास 8th क्लास 9th और क्लास 10th से पूछता है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्लास 8th और 9th और 10th की बुक्स का ही सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए जो आज की हमारी पहली क्लास है वो क्लास हम क्लास 8th से ही चालू करेंगे और सबसे पहले साइंस को तैयार करेंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्टों का मैटर आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है, लेकिन साइंस का मैटर आपको सही से नहीं मिल पाता है। तो आज जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो क्लास 8th की साइंस का पहला चैप्टर है, उसको हम लोग करेंगे। और जो पहला चैप्टर है वो हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है, ये हमारा पहला चैप्टर है। तो आइए आपके समय को ना बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा अध्याय जो है ना पहला है, फसल उत्पादन और प्रबंधन। इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी है फसलों के बारे में पढ़ना है। तो हम केवल आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाते हुए चलेंगे जिनसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है और जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बाकी और कोई अदर मैटर को हम टच भी नहीं करेंगे। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ऊपर कुछ ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ये पॉइंट आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। ये कृषि से संबंधित है, ठीक है। इसमें जो पॉइंट है वो दिया गया है, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य जो थे घुमंतु थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनुष्य थे वो कितने हजार ईसा पूर्व तक घुमंतु कहलाते थे, तो आपको पता होना चाहिए 10,000 ईसा पूर्व तक वो घुमंतु कहलाते थे। ये एक पॉइंट निकल के आ रहा है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे है, इसको देखते हैं क्या है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम लोग फसल कहते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कि फसल किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे ही हम लोग फसल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? फसल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चैप्टर में आता है, फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है, क्लास 8th की बुक के बारे में बात कर रहे हैं। फसलों को दो वर्गों में, तो दो वर्ग कौन कौन से हैं? इन्होंने तो पहला खरीफ की फसल बांटा है, दूसरा रबी की फसल बांटा है, ठीक है। इन दो आधारों पे क्लास 8th की बुक में बांटा गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसी को पढ़ लेते हैं कि जो खरीफ की फसलें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो खरीफ की फसल होते हैं, जो पहला आधार है वो खरीफ की फसल है। यह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है। जो खरीफ की फसलें होती हैं वो कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ये आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि खरीफ की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और इन्हें ही हम खरीफ की फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु में समानता जून से सितंबर तक होती है, ठीक है। तो जो भारत में होती है वर्षा, तो वो जून से सितंबर के बीच होती है। अगर आपसे मंथ वाइज पूछ लिया जाता तब भी आपको पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल जो है ना जून से सितंबर माह के बीच में बोई जाती हैं, ठीक है। और खरीफ की फसल के अंतर्गत आता कौन कौन सा है? तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें कहलाती हैं, ठीक है। दूसरी फसल की बात करते हैं। दूसरी फसल आती है हमारी रबी की फसल। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको हम लोग शीत ऋतु में बुआई करते हैं, ठीक है। और जो शीत ऋतु होता है वो आपसे अक्टूबर से मार्च तक के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि रबी फसल को कब बोया जाता है और आपसे मंथ वाइज पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका अक्टूबर से मार्च तक के बीच में बोया जाता है, ठीक है। तो जिन्हें हम लोग रबी की फसल ही कहते हैं। और रबी की फसल में क्या क्या आता है? रबी की फसल में गेहूँ आता है, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है, अलसी आता है, रबी की फसल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं, ठीक है। उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इन दो चीज़ों से मतलब है, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल। ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इस चैप्टर में हम लोग देखते हुए चलेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस चैप्टर में महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः केवल ये वर्षा ऋतु में ही उगाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको इससे पता चलेगा जो धान की खेती की जाती है वो पानी की बहुत ज़्यादा उसको आवश्यकता होती है, इसलिए उसे जो है ना वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए।
फसल उत्पादन तैयार करने के लिए कुछ कार्य किसानों को करने पड़ते हैं। सबसे पहला कार्य जो होता है वो मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, फिर उसकी बुआई करनी पड़ती है, फिर खाद एवं उर्वरक देना पड़ता है, फिर उसकी सिंचाई करनी पड़ती है। अगर उसमें खरपतवार है तो उसको निकालना पड़ता है और उसकी फिर कटाई होती है और फिर जो भी फसल बनती है उसका भंडारण करना होता है। तो ये कुछ स्टेप है जिनके थ्रू आप फसल का उत्पादन किसान करता है। ठीक है, ये चरण वाइज होता है। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना होता है, फिर बुआई करना होता है, फिर खाद एवं उर्वरक देना होता है, फिर सिंचाई करना होता है, फिर खरपतवार से सुरक्षा करना, फिर कटाई, फिर भंडारण होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, बट आपको मैं पढ़ाया दे रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद जो पहला चरण आता है वो मिट्टी तैयार करना होता है। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना तथा प्रथम चरण है। ठीक है, मिट्टी को पलटना और इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो जो पहला कार्य है वो मिट्टी को पलटना या उसे पोला बनाना, मतलब जिसे हम लोग मिट्टी को तैयार करना कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला चरण होता है किसी भी कृषि को करने के लिए। ठीक है, तो मिट्टी को पलटना तथा उसको पोला बनाना ही कृषि का महत्वपूर्ण कार्य होता है पहला। ठीक है, और मिट्टी को जो है ना उलटने पलटने और तथा पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग जुताई कहते हैं। जो जुताई होता है उसी के द्वारा ही हम लोग मिट्टी को उलट पलट तथा उसको पोला बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो जुताई कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है कृषि से जुड़े कुछ औजार होते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे औजारों में आते हैं तो औजारों में पहला एक हल आता है, फिर कुदाली आता है, फिर कल्टीवेटर आता है। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। ठीक है, ये जो औजार हैं ये सब कृषि कार्य में उपयोग किए जाने औजार हैं। ठीक है, इनके बारे में भी आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हल। हल जो है प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई या खाद उर्वरक मिलाने तथा खरपतवार निकालने एवं मिट्टी के खुरचने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो हल का उपयोग किया जाता है उसका उपयोग किया जाता है जुताई के लिए, किया जाता है खाद उर्वरक मिलाने के लिए, किया जाता है तथा खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आप इतना याद रखें बस काफ़ी है आपके लिए। ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा नहीं है। दूसरा आता है कुदाल। कुदाल क्या होता है? यह एक सरल औजार होता है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी तथा लोहे की छड़ होती है तथा जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट होती है। ठीक है, लगी होती है जो कि ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, ये आपका कुदाल है, आपको दिख रही होगी। ठीक है, ऐसे ही होता है, देखिए इसमें ब्लेड लगी हुई है। ठीक है, ऐसे ही ये आपका कुदाल है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? ये आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर का उपयोग श्रम एवं समय दोनों को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपका जो ट्रैक्टर के पीछे लगा है आप देख रहे होंगे, ये आपका कल्टीवेटर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर आता है फसलों की बुआई। ये आपको पता है बुआई कैसे की जाती है, आगे देख। फिर इसी चैप्टर एक महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आता है सिंचाई। सिंचाई के चलते भी आपसे क्वेश्चन एक बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर आपने परीक्षा दी होगी तो आपने देखा होगा कि सिंचाई के जुड़ते जुड़ते हुए एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई के जो स्रोत है, सिंचाई के स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो सिंचाई का जो स्रोत होता है वह पहला कुआं है, फिर जलकूप है, तालाब, झीलें, नदियां हैं, बांध एवं नहर इत्यादि जो हैं वो जल के स्रोत हैं और इन्हीं से जो है ना सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये सब स्रोत है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे हम लोग। ये देखिए सिंचाई के पारंपरिक तरीके जो होते हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में आप लोग बात करेंगे क्योंकि यहाँ से बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और पूछा भी गया है। अगर आपने पेपर दिया होगा टायर 1 का तो इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके बारे में बात करते हैं। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुँचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं तथा अतः यह सस्ते एवं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न है। ठीक है, कुछ तरीके दिए गए हैं उनको बारे में जानते हैं हम लोग कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका आपका जो है मोट, जिसे हम लोग घिरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? घिरनी बोलते हैं। दूसरा जो तरीका है वो चेन पंप है और तीसरा जो तरीका है ढेकली। ठीक है, और जो चौथा तरीका है राहट है। ठीक है, ये चार तरीके आपको दिए गए हैं जो कि सिंचाई के हैं। देखिए मोट का तरीका क्या है? मोट तरीका ये है, आपको दिख रहा होगा फिगर में, आप देख सकते हैं। जो पहला तरीका मोट का तरीका है ये आपको दिख रहा होगा। ये आपको कुएं से पानी निकाल कर उसको डाला जा रहा है और ये बहता हुआ आपके खेतों में जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं मोट या घिरनी। ठीक है, इसको कुएं से पानी निकाल कर सिंचाई की जाती है। ठीक है, दूसरा जो तरीका है उसको देखते हैं हम लोग। दूसरा तरीका आपको दिख रहा है चैन पंप द्वारा। चैन पंप द्वारा जो सिंचाई की जाती है, तो आप देख रहे होंगे मोटर लगी हुई चैन पंप द्वारा उससे जो पानी निकाल के आपके खेतों में सिंचाई कर रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
और फिर आगे देखते हैं, आगे जो आता है ढेकली। ढेकली क्या होता है, ये आप देख रहे हैं ढेकली, आपको पानी किस तरीके से निकाला जा रहा है, ये एक तरीका भी होता है सिंचाई का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आपको एक तरीका राहट दिख रहा होगा, देखिए इसमें बैल बंधा हुआ है। ठीक है, वो चकनी मतलब चक्री के जैसे घुमा रहा है। ठीक है, जिसमें पानी निकाला जाता है। देखिए जल के ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल या बायोगैस या विद्युत या सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ये देखिए आप रहट है, पहले गांव में ऐसा बिजली और विद्युत नहीं होती थी, तो हम लोग बैलों को बांधकर ऐसे चलवाते थे। ठीक है, तो वही ये भी प्रक्रिया आपकी रहट है, ये भी एक सिंचाई की ही प्रक्रिया है। ठीक है, कुछ सिंचाई की आधुनिक विधि आ गए हैं, जैसे कि अब लेटेस्ट में, जैसे जो नया वर्जन कह सकते हैं या जो एकदम लेटेस्ट है, जिसमें आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ना कुएं से पानी निकालने की जरूरत है, ना ज़्यादा श्रम लगता है, ना ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत इजीली आप सिंचाई कर सकते हैं। तो कुछ आधुनिक विधियां हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की आधुनिक विधि है। ये तो आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे टिक मार पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो आधुनिक विधियां हैं उनको देख लेते हैं। जो आधुनिक विधि में सबसे पहली विधि है वो छिड़काव तंत्र विधि है। कौन सी छिड़काव तंत्र विधि है, इस विधि द्वारा जो है ना सिंचाई की जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखते हैं, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है, या उर्ध्व पाइपों या नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले जो है ना घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, या पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए, ठीक है, घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है, और इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही हो। और छिड़काव लॉन कॉफी की खेती एवं अन्य कई फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। ठीक है, तो जो ये सिंचाई होती है जिसे हम लोग छिड़काव विधि कहते हैं, ये ज़्यादातर लॉन और कॉफ़ी की खेती में की जाती है। ठीक है, ये उसके लिए ज़्यादा ही उपयोगी होती है। जो दूसरी आधुनिक विधि है वो है ड्रिप तंत्र विधि। इस विधि में जो जल है ना बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। ठीक है, आप जो ड्रिप विधि है ये सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, देख रहे हैं ये मोटर चल रही है आपकी, और यहाँ से जो पानी जा रहा है ये पाइप लगा हुआ है इधर इधर, ये डायरेक्ट पौधों की जड़ों में जा रहा है पानी। ठीक है, ऐसे दिख रहा होगा आपको, पाइप बिछा हुआ है और केवल पौधों के जड़ों में जा रहा है। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, इस विधि को हम लोग ड्रिप तंत्र विधि कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर जब आपकी फसल लग जाती है तो उसमें खरपतवार भी उगते हैं, फसलों के साथ खरपतवार भी आ जाते हैं। तो उनको जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निराई बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछ लेता है बीपीएससी के खेतों में जो खरपतवार हैं उनको हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग निराई बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आता है, उसको देख लेते हैं। रसायनों के उपयोग से जो खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, आप देख सकते हैं कि पहले तो निराई की जाती है कुछ खरपतवारों को हटाने के लिए, और कुछ रसायन भी डाले जाते हैं। मतलब जैसे डाली जाती है उर्वरक वगैरह डाली जाती है जिससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम खरपतवार नाशी कहते हैं या उर्वरक कहते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, ये देखिए खरपतवार नाशी बोलते हैं इसको, कीटनाशक जिसको कह सकते हैं। इसमें जो प्रयोग होता है वो होता है 2 प्रयोग होता है, 4D प्रयोग होता है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है, तथा खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर या फुहारे की सहायता से खेतों में छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रसायनों के द्वारा भी खरपतवार को नष्ट किया जाता है, और उसकी हम लोग क्या करते हैं, निराई करके भी खरपतवारों को हटा लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर फसल होने के बाद उसके कटाई कटाई का जो है ना, कटाई का टाइम आ जाता है, जिसे लोग कटाई को पर्व के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि जो है ना 3 से 4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद जब कटाई का समय आता है तो स्वर्णिम स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। ठीक है, जिसके चलते वो लोग इसको पर्व के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पर्व के रूप में फसल कटाई के कहाँ कहाँ किसको किसको मतलब फसल कटाई का पर्व कहा जाता है। तो कटाई की ऋतु के साथ ही कुछ विशेष पर्व है, जैसे पोंगल भी फसल की कटाई के दौरान ही मनाया जाता है, वैसाखी भी फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है, होली भी फसल की कटाई के दौरान, और दिवाली भी, और नाबिनिया भी और बिहू जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सब जो त्यौहार हैं ये सब फसल की कटाई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, फसल कटने के बाद उसका भंडारण किया जाता है, तो भंडारण के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दाने बीज को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे
अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं, अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है। ठीक है, दानों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है, जिससे उसकी नमी में कमी आ जाती है। इससे उनकी कीट तथा पीड़कों एवं जीवाणु जो है ना वो कवक से सुरक्षा हो जाती है और किसान अपनी फसल का उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों तथा धातु के बड़े पात्र में करते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे, वो आता है ये। परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर जो भंडारण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, साइलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइलो। और भंडारण गृह किया जाता है जिसको जिससे उनका, ये देखिए अनाज भंडारण है साइलो है, ये साइलो की कंपनी फैक्ट्री है, सॉरी, जहाँ पे आपका अनाज भंडारण होता है। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, कैसी बनी होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी भंडारण भी किया गया, भंडारण गृहों में बोरों में अनाज का भंडारण। ठीक है, ये देखिए बोरे लगे हुए हैं, यहीं पे देखिए भंडारण किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से कुछ पॉइंट निकल के आते हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया, तो दो वर्गों में। पहला कौन सा है, रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ये लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो दूसरा पॉइंट निकल के आता है वो आता है जुताई करके मिट्टी तैयार करना और समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। फिर एक पॉइंट निकल कर था, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है, वो सिंचाई कहलाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है निराई। निराई जो होती है उसमें क्या होता है, अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें हम लोग खरपतवार कहते हैं। तो निराई में क्या होता है, निराई में जो होता है अवांछित, मतलब आपके बिना इच्छा के जो भी पौधे उगाते हैं उन्हीं को हटाना जो है ना निराई कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कटाई। कटाई का अर्थ हुआ पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों द्वारा काटना ही कटाई कहलाता है। दानों को भूसे से अलग करने के लिए थ्रेसिंग किया जाता है। ठीक है, ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दानों को भूसे से जो अलग करना होता है वो थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए उचित भंडारण की आवश्यकता होती है। पशुओं को पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे हम लोग पशुपालन कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है पॉइंट। ठीक है, तो गाइस ये आपका जो चैप्टर था वो आपका खत्म हो गया है। ठीक है, इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सभी पॉइंटों को मैंने पढ़ा दिया है। ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था, केवल सिंचाई से जुड़े हुए चीज़ें थी और कौन कौन सी फसलें हैं, ये दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना है। ये हमारा जो था आज की हमारी पहली क्लास थी, क्लास 8 का पहला चैप्टर हमने साइंस का सॉल्व करा है। कल आपको हम इसका दूसरा और तीसरा चैप्टर देने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो सके। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारा 12 26 58 34 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ आपको इसकी फ्री पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। और आपको पता है कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जहाँ कहीं भी आप हमारे वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। कल आपको इसकी क्लास दूसरी प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्लास 8 की क्लास मतलब चैप्टर दूसरा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।